अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ये जो भावल नगर वाला वाक़या हुआ है, ये अजीब-सा वाक़या हुआ। इसने हमारे जो निज़ाम है उसकी चूलें हिला के रख दी हैं और उनको बल्कि अयां भी कर दिया। चूलें तो ख़ैर पहले से भी हिल रही थीं, ख़ास तौर पे जब से ये रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और जिस तरीके से हमने देखा था कि पंजाब पुलिस ने अपनी कारस्तानियाँ की थीं और जिस तरीके से इस्मतों की, इफ़्फ़तों की इन्होंने जो दवाइयाँ फेरी थीं, उससे चूलें तो हिल चुकी हुई थीं। लेकिन उतनी अयां नहीं हो रही थी कि ये सिस्टम जो है ये कैसे चल रहा है, जो कि सिस्टम भी अजीब-सा है कि जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नज़र नहीं आते हैं, कुछ लोग हैं जो नज़र आते हैं और उनके आपस में कैसे ताल्लुकात हैं, वो सब कुछ अब अयां हो के सामने आ गया। ये जो भावनगर वाला वाक़या इसने मैं यकीन करें ईद वाला चूँकि ये दिन था, तो जब से ये सुना तो उस वक़्त से एक अजीब-सी कैफ़ियत थी और मैं सोचता रहा कि यार ये हम लोग क्या हो गए हैं? हमारा जो पूरी की पूरी बॉडी बॉडी पॉलिटिक है, उसका क्या बनेगा? किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे इस दुनिया में? क्योंकि मैं अक्सर आपको बताता हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को तो अक्सर ये पता ही नहीं कि दुनिया के बाहर क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान से इर्द-गिर्द के इवन रीजनल लेवल पे क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे खबरें भी इंटरनेशनल तो दी नहीं जाती और दी जाती हैं तो वो उस तरह की दी जाती हैं कि जिनसे उनको कोई मफ़ाद होता है या उनको पता चलता है कि हमारी इसमें सियासत कोई जो है, वो आगे पनप सकती है। लेकिन कोई इंटरनेशनल पिक्चर नहीं दी जाती, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, कौन-सा मुल्क इतना आगे चला गया है और क्यों चला गया है, किस वजह से चला गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे नहीं बताई जाती हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि लोग बिल्कुल वो कुएँ के मेंढक की तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और बस इर्द-गिर्द का पता ही कुछ नहीं है और चले जा रहे हैं। अब उसमें फिर क्या होता है, उसमें फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं और फिर वही होता है जो कि आजकल हो रहा है। अच्छा, मैं इसको बड़ा गौर करता रहा कि ये जो है सिलसिला क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और आप यकीन करें कि जितनी भी परतें उसकी खुलती गईं, मैं हैरान और परेशान होता गया कि यार हमारा मुल्क अब क्या बनेगा? एक इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है जिसको कहते हैं फॉस्टियन बार्गेन, FAUSTIAN, फॉस्टियन बार्गेन। बल्कि इसको अब जैसे ही मैं आपको ये वीडियो खत्म होगी, तो इसको आप गूगल कीजिएगा, आप ज़रा पढ़िएगा इसके बारे में कि ये मैं आपके साथ बात क्यों कर रहा हूँ। फॉस्टियन बार्गेन क्या होता है? ये तब होता है, ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि जब कोई आदमी एक्सचेंज करता है अपनी बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगेंस्ट कोई मटेरियल बेनिफिट के हवाले से। यानी अपनी जो बहुत ही कीमती चीज़ होती है, वो उसको बेच देता है किसी मादी फ़ायदे के लिए, तो उसको कहते हैं फॉस्टियन बार्गेन। तो ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मिडीवल एजेस का एक कॉन्सेप्ट है। फॉस्ट नामी एक बंदा था, जो कि मैजिशियन था और वो उसने क्या किया कि जब वो मैजिशियन था उसको आपको पता है मैजिशियंस को ट्रिक्स चाहिए होते हैं, तो उसको मज़ीद ट्रिक्स चाहिए थे, तो उसने अपनी जो सोल थी, जो अपनी रूह थी, वो उसने शैतान को बेच दी और इसलिए बेची कि शैतान को उसने कहा कि अच्छा इसके रिटर्न में तो मुझे एक नॉलेज और वो जो ट्रिक्स हैं, वो मुझे दो ताकि मुझे पावर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है ना? तो शैतान ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी सोल, जो कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो देनी पड़ेगी। अब ये जो फास्टस था, जो फास्ट जिसको कह लें, वो जो था ये बड़ा पढ़ा-लिखा आदमी था, बड़ा सयाना आदमी था। लेकिन चूँकि लस्ट थी, उसके अंदर एक लस्ट फॉर पावर थी, लस्ट फॉर नॉलेज थी, ताकि मैं आगे बढ़ूँ और मेरा नाम हो जाए पूरी दुनिया में, तो उसने उसको बेच दिया। तो हुआ ये कि जब वो उसने बेचा, तो जो एक एबिलिटी उसकी जो थी, वो तो बढ़ गई। लेकिन हुआ ये कि जब उसने इसके साथ डील की, तो अपनी जो सोल थी जब उसने एक्सचेंज कर दी और वो भी सिर्फ़ 24 इयर्स के लिए, मतलब कोई ज़्यादा देर के लिए भी नहीं। उसने कहा कि 24 साल के लिए मैं तुम्हें ये चीज़ें दूँगा और उसके बदले में बस तुम समझ लो कि मैंने तुम्हें खरीद लिया। तो अब वो जो प्राइस थी ना, जो उसने प्राइस दी अपनी सोल की सूरत में, वो बेसिकली एक कंडेमनेशन कह लें या डैमनेशन कह लें। यानी अपने आप को उसने इतना घटिया लेवल पे वो ले गया कि जिससे उसकी जो पूरी की पूरी शख्सियत थी, वो ख़त्म हो गई और इसमें बेसिकली जो लेसन बनता था, वो यही था कि जो बार्गेन इस तरह के किए जाते हैं, जो फॉस्टियन बार्गेन्स इनको आप कह रहे हैं, वो उनके कॉन्सिक्वेंसेज़ हुआ करते हैं। वो ऐसे नहीं होते।
जब आप सोल बेच देते हैं किसी छोटे किसी मटेरियल गेन के लिए, तो फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, वो बहुत बड़े-बड़े हो सकते हैं। और ये जो है, ये वर्थ नहीं करता कि आप इतनी बड़ी कीमत किसी छोटे से किसी मटे इवन अगर छोटा ना भी हो, तो कीमत देखिए ना क्या है, कीमत ये है कि आप अपनी सोल जो है, वो बेच देते हैं। और इसी तरह के फिर इसके ऊपर कई ड्रामास वगैरह भी बने, और मार्लोस का भी एक प्ले है, वो भी इसमें है, वो सारा कुछ चलता रहा। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गौर व फ़िक्र करता रहा कि ये क्या हो क्या रहा है, और पिछले 2 साल में जिस तरीके से हमने अपने मुआशरे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और चंद लोग जो हैं, और गुंडा जो अनासिर हैं, वो हमारे ऊपर आके काबिज़ हो चुके हुए हैं, और जिनके नज़दीक ना कोई इज़्ज़त है किसी की, ना कोई शर्म है, ना कोई हया है, ना कोई गैरत है, ना कोई हम्मियत है, कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसे इंसान नुमा वो भेड़िए हैं कि जो बिल्कुल ना किसी की इज़्ज़त का ख़्याल रखते हैं। अभी आपने देखा जिस तरीके से वो वीडियोज़ आपने सबने देख ली होंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ख़ैर इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह की वीडियोज़ दिखाए। लेकिन अगर यही आज इमरान खान की हुकूमत होती, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया आप देखते कैसे अपने जो घुंगर हैं, वो ढोल बजा रहा होता और क्या से क्या कर रहा होता। लेकिन अब इसको इजाज़त नहीं है। अच्छा, और जो वीडियोज़ हैं उसमें आप देखें कि कैसे वो औरतों को मार रहे हैं। यानी मैं खुद सोच रहा था कि किसी औरत को कैसे आप डंडों के साथ मार सकते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। किसी यानी कमज़ोर स्पीशी को आप मार रहे हैं, और वो भी डंडों से। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भेड़िए से भी कोई बदतर नस्ल की कोई क्रीचर आप होंगे, तो फिर आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो एक बीस्टियल नेचर जो है हमारे माशरे में बन चुकी हुई है, जो जो भेड़िया नुमा और बहुत ही बदतरीन किस्म की एक नेचर है, ये शायद इसी वजह से है कि हमने अपनी सोल को बेच दिया है। जो हमारे माशरे की सोल थी, और हमारी सोल क्या थी? हमारी सोल तो थी जो हमें इस्लाम देता है, हमारा दीन देता है, कि जिसमें एक-दूसरे के लिए इज़्ज़त है, जिसमें एक-दूसरे के लिए गैरत है, हमियत है, एक-दूसरे के लिए केयर है। तो जब हमने वो छोड़ दी, तो हम क्या बन गए? हम बीस्ट्स बन गए। तो जो बीस्टियल नेचर है, वो हमारी ऊपर आ गई, और इस तरह करके हमने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया, अपनी जो हमारी जो बेसिक जो टेनेट्स थे हमारे। अच्छा, होता क्या है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो फिर मुआशरे में उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग भी तदब्बुर या ताक़ुल नहीं इस्तेमाल करते हैं, यानी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि वो जानवरों की तरह, अल्लाह नाम का लफ़्ज़ जो है वो यूज़ किया। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि वो जानवरों से भी बदतर हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि अल्लाह ताला ने कहा कि वो जानवरों से भी बदतर हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? देखें, उसकी वजह एक तो ये है कि जो जानवर है ना, जानवर एक लिहाज़ से इंसान से, इस तरह के इंसान जो कि सोल बेच देते हैं, उनसे बेहतर होता है, क्योंकि जब वो इतना सयाना होता है कि जब उसके सामने उसका कोई डेंजर आता है, कोई खतरा आता है, तो वो भाँप लेता है कि ये खतरा आ रहा है, तो वो अपना रास्ता मोड़ लेगा, या भाग जाएगा, या किसी भी तरीके से उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इंसान के अंदर जब ये सूरत-ए-हाल बन जाती है, तो वो इतना उसके लस्ट के अंदर पागल हो चुका हुआ होता है कि उसको ये भी नज़र नज़र नहीं आ रहा होता कि ये मेरा नुकसान होने वाला है। वो फिर भी उसी रास्ते पे चला जाता है, और चलता रहता है, हत्ता कि तबाह व बर्बाद होके रह जाता है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये इंसान जो है, इस तरह के जो इंसान हैं, वो जानवरों से भी बदतर हैं, और ये अपने नुकसान के बावजूद उस रास्ते पे चले जाते हैं, चलते जाते हैं, और इनको अगर वार्निंग्स भी आप देते रहें, तो फिर भी इनको कोई असर नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं ना, पिछले कितने महीनों से सब लोग बता रहे हैं, ये इन तमाम रेजीम चेंज के जो बेनिफिशरीज़ हैं, इनको कि भई आप ये जो काम कर रहे हैं, ये आपके लिए, आपके मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसमें बड़े-बड़े पिटफॉल्स आगे आपको नज़र आ रही हैं। हम जैसे लोग जो हैं वो बता रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर आपको पता है कि असर हुआ है? कोई असर नहीं हुआ, और वो उसी डगर पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हेंस दिस अल्लाह ताला के जो रिज़ल्ट है, जो अल्लाह ताला ने वार्निंग दी है, वो बिल्कुल इसी तरह हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरी देखें, जो जानवर होते हैं ना, जानवर ज जहाँ पे आप जंगल में देखें कि जो शिकार भी करते हैं, तो वो उतना शिकार करते हैं व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो जो उनको जिसकी ज़रूरत होती है, यानी जिसकी उनको नीड होती है। वांट्स की तरफ नहीं वो जाते। इंसान जो है ना, ये नीड से बढ़ के वांट्स की तरफ चला जाता है। ओह! अच्छा, मैंने मैंने उड़ा के रख देना है सारे मुल्क को, तबाही फेर के रख देनी है, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है।
जानवर जो है, अब शेर को देखें आप, जब वो शिकार करता है, तो वो एक जानवर के पीछे भागता है, उसको पकड़ता है, उसको मारता है और उसमें से जितना उसको भूख होती है उतने खा लेता है, बाकी छोड़ के चला जाता है। वो इंसान की तरह नहीं है कि बाकी भी लेके साथ चला जाए, नहीं। फिर अगले दिन आएगा जब भूख लगेगी, फिर कोई और शिकार कर लेगा। लेकिन इंसान जो है, इंसान की तो हवस जो है वो खत्म होने को ही नहीं आती। इंसान जब इस तरह की हरकतें करता है, तो बेसिकली वो क्या करता है? वो सरेंडर कर देता है अपने आप को, जो बीस्टियल नेचर है उसके लिए। जब वो सरेंडर करता है, तो उसके पूरे का पूरा जो निज़ाम है, वो तबाह बर्बाद होके रह जाता है। और यही चीज़ है जो जिसको कहा गया कि ये एक एक बहुत ही लोएस्ट ऑफ द लो चीज़ जो होती है, वो इंसान के अंदर आ जाती है। तो मैं यकीन मानिए, मैं 2 दिन से सोच रहा था, मैंने कहा यार, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे साथ क्या हो रहा है? और हम किधर जा रहे हैं? हम लोएस्ट ऑफ द लोज़ की तरफ चले जा रहे हैं। और यही जो बीस्टियल नेचर है, ये इसके आगे हमने सरेंडर कर दिया हुआ है। और अब देखिए, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसको अगर आप देखें, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें हमारी हमारा दिमाग, हमारा दिल, ये सब हमारे अपर हाफ़ में है, ठीक है ना? क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह है कि हमें अल्लाह ताला कहता है कि जो आपका जो इंटेलेक्ट है, ये अपर बॉडी में इसलिए मैंने रखा है कि आप इसको फ़ॉलो करो। इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। और हमारी जो लोअर ऑर्गन्स हैं, वो हमारी लोअर बॉडी में है, जेनिटलिया आप जिसको कह लें या जो कुछ भी आप कह लें। वो लोअर बॉडी में इसलिए हैं कि ताकि आप उसके ऊपर उतनी तवज्जो ना दें जितनी कि आपको ज़रूरत है अपर बॉडी की तरफ। और वो उसमें क्या है, वो इंटेलेक्ट है। तो जो लोग भी अपने आप को लोएस्ट ऑफ द लोज़ की तरफ नहीं लेके जाना चाहते हैं, तो वो फिर अपने आप को अरफ़ा मकाम पे लेके जाते हैं, और अरफ़ा मकाम आपको मिलता है अपनी अक्ल के इस्तेमाल के साथ। तो ये अगरचे थोड़ी-सी ज़रा संकील सी गुफ्तगू है, हो गई है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इसके ऊपर आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें और बताएँ कि हम लोग किधर जा रहे हैं, हम क्या कर क्या रहे हैं? और यही वजह देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जो भी जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों से बच जाते हैं। और और होना भी ऐसे चाहिए कि इंसान जो है वो बेसिकली इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, वरना तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते भी थे। वो कुछ और कोई मखलूक बना देता, लेकिन इंटेलेक्ट इंसान को इसलिए दिया कि वो देख सके कि उसका नुकसान किसमें है, उसका फ़ायदा किसमें है। ना ये हो कि वो एक अपनी जो बीस्टियल नेचर है, वो उसके ऊपर ओवरकम कर दे और उसके आगे वो सरेंडर कर दे। और जैसे मैंने पहले कहा कि नीड्स एंड वांट्स का जो फ़लसफ़ा है, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा। अब ये जो हमारे रेज़ीम चेंज के सारे कर्ता-धर्ता हैं, इनको अब ख़्याल आना चाहिए ना कि भई हमने कितना कुछ कमाना है, हमने कितना कुछ बेड़ागर करना है पाकिस्तान का। यानी आप हद ही होके रह गई है कि आप चलते ही जा रहे हैं उसी रास्ते पे, चलते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, भावनगर का जो एक वाक़या हुआ है, उसमें अब एक और देखें, एक जो एक एक एंगल आज मैं देख रहा था, मुझे लोगों ने कुछ फ़ॉलो भी किया, उसमें देखा, बताया भी कि यानी एक मैसेज था कि एक हवलदार को बचाने के लिए वहाँ पे जो हुआ, उसमें तो 40 बंदे आ गए और फ़ौरन आके जनाब डाले-शाले टका के उन्होंने आके मारा-मोरा, जो भी तबाही फेरी उनकी पुलिस वालों की, एक हवलदार के लिए। तो जब 9 मई से पहले के जो मामलात हुए और 9 मई के बाद जो मामलात हुए, तो जो कोर कमांडर वाला वाक़या था लाहौर वाला, उसमें तो कोर कमांडर था वहाँ पे, कोर कमांडर हाउस था। उसको बचाने के लिए कोई कोई वहाँ पे कोई कंपनी नहीं आई, कोई बंदा नहीं आया, कोई फ़ोर्स नहीं आई। वो कहाँ पे थे? क्वेश्चन बनता है ना? तो ये चीज़ें जो हैं, ये लोग क्वेश्चन्स उठाएँगे, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़े-बड़े लूप होल्स मौजूद हैं। यानी आप, और ये मेरा ख़्याल है डज़ मेक वेरी गुड सेंस कि एक हवलदार को बचाने के लिए या उसकी इज़्ज़त को बचाने के लिए वहाँ पे आपने तबाही फेर के रख दी। तो कोर कमांडर जो कि एक किस्म का मतलब पूरी कोर का मतलब टेक्निकली स्पीकिंग सबसे बड़ा लीडर है, उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। तो ये क्यों हुआ? और शायद यही वजह है कि आज वो फ्रस्ट्रेशन हमें नज़र आ रही है कि लोगों ने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए हैं। एक शख्स की मैंने वीडियो देखी कि जिसने बहुत ही जज़्बाती तकरीर की और फिर उसने अपनी यूनिफ़ॉर्म एलीट फ़ोर्स का कोई बंदा था, जिसने फिर अपनी यूनिफ़ॉर्म को आग लगाई। तो ये क्यों हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? यानी आपने पूरे का पूरा सिस्टम जो है, वो सारा का सारा बर्बाद करके रख दिया। अब और अब मुझे डर जैसे ही यकीन करें वो बोल रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कि अब इसको उठा लिया जाए। और हो सकता है हमारी ये वीडियो जाने तक हो सकता है उसको उठा भी लिया जाए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो जिन सोसाइटीज़ में होती है, वहाँ पे हालात कुछ और तरह के होते हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? ये भी आपको मैं बताऊँ।
फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है कि आपको बोलने की इजाज़त है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि जब आप बोल लें, उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना? व्हाट हैपेंस आफ्टर यू स्पीक, तो फिर है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि ये आपको खतरा ना हो कि जब मैं बोलूँगा तो फिर मेरे साथ बाद में क्या होगा? तो ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये नहीं है कि आपने बोल लिया बस इतना, नहीं। उसके बाद क्या होगा ये डिपेंड करता है। तो मेरी उम्मीद और दरख्वास्त ये होगी सबसे कि खुदा के लिए अब ये बेस्टियल नेचर को छोड़ें और ह्यूमन इंटेलेक्ट की तरफ बढ़ें। और ह्यूमन इंटेलेक्ट का तकाज़ा ये है कि अब बस कर दें, क्योंकि ये मुल्क जो है ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ों को। अच्छा जी, एक और चीज़ जो छोटी-छोटी, मैं ज़रा बाकी लंबा हो गया ये सिलसिला। तो अतर मीनुल्लाह साहब का जो मैं नोट पढ़ रहा था, जो इख्तिलाफी नोट उन्होंने दिया है उसके ऊपर, जो बेंच था, जो पहले ही उनकी हियरिंग हुई थी उसके ऊपर, वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके ऊपर आपको उनको कमेंट करना चाहिए। सोशल मीडिया पे जितनी भी उनकी तारीफ़ हो सकती हो, उनको एनकरेज करना चाहिए कि अतर मीनुल्लाह साहब जैसा एक जज वहाँ पे मौजूद है, जिसने कहा है कि ये उनका हक था और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। हालाँकि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को तो पता है, वो तो सिर्फ़ डंग टपाऊ काम कर रहे हैं और सिर्फ़ उनका काम ये है कि अपनी किसी तरीके से एक्सटेंशन उनको मिल जाए और वो अपना जो टेन्योर है उसको बढ़ा सकें। लेकिन अतर मीनुल्लाह साहब से जिस तरह की मुझे उम्मीद भी थी, उन्होंने बहुत अच्छा नोट लिखा है, उनको आप एनकरेज ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, डॉन ने भी काज़ी फ़ायज़ साहब को काफ़ी अच्छे तरीके से उनका पोस्टमार्टम किया है उनकी पॉलिसीज़ का, और उन्होंने एडिटोरियल में उसके लिए काफ़ी अच्छे आर्गुमेंट्स के साथ बताया कि किस तरीके से उन्होंने मेरे अल्फ़ाज़ में बर्बाद कर दिया है पूरी जुडिशरी को। जिस तरीके से उन्होंने किया है वो इंतहाई ख़तरनाक है और पाकिस्तान की जो बॉडी पॉलिटिक है, उसके लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में। हारून रशीद साहब ने क्लेम किया है, जो हमारे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा जी कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है कि एक बुज़ुर्ग सियासतदान, आप उनके ख़यालात से इख्तिलाफ़ करें या इत्तेफ़ाक करें, लेकिन किसी भी बुज़ुर्ग सियासतदान जो कि अंदर हैं, जेल में हैं और आपकी कस्टडी में हैं, तो फिर भी उनके ऊपर अगर तशद्दुद होता है, तो फिर ये बेस्टियल नेचर की एक बहुत ही वर्स्ट एग्ज़ाम्पल होगी, जो कि हम देखेंगे। अच्छा, आखिर में थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ कि गज़ा के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, बड़ी ख़तरनाक हैं। आपने देखा कि इस्माइल हानिया के 3 जो पोते और बेटे जो थे, उनकी शहादत हुई और उसमें उनकी जो बहू हैं, उनकी भी आपने वीडियो देखी होगी कि जिस तरीके से वो उनकी कब्र के ऊपर वहाँ पे वो बोल रही हैं। वो भी मेरा ख़्याल है ये फ़लस्तीनियों का ही कमाल है कि वो उनके हौसले को सलाम है, जिस तरीके से वो इस तरह की सिचुएशंस में अपने जज़्बात पे भी काबू रखते हैं, और जो बात होती है उनकी जो फ़साहत और बलागत है, वो भी दीदनी होती है, और इंसान दंग रह जाता है कि कैसे-कैसे हौसले हैं इन लोगों के पास। तो उसकी जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा-सा कि जो यूएसए है, उसने कहा है जी कि जो है यानी कहत जो है वहाँ पे गज़ा में, वो हो रहा है, जबकि व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि जी हो सकता है। अब व्हाइट हाउस को तो क्योंकि चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, उनकी नज़र काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन यूएसएड जो उनकी अपनी ही एजेंसी है, वो कह रही है कि जी नहीं, यूएस एड के मुताबिक वहाँ पे कहत हो चुका हुआ है और हो रहा है, तो इसलिए बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन जो है वो बन रही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो उनके जो स्कूल के बच्चे हैं यहूदियों के, वो भी जाके अब अगली लड़ाई लड़ेंगे गज़ा के अंदर। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि क्या-क्या इनके इरादे हैं और किस तरीके से उनके सिलसिले चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अमरीकी एक जनरल हैं, वो इसराइल पहुँचे हैं और ये देखने के लिए कि वहाँ पे ईरान जो है वो किसी तरीके से वहाँ पे हमला तो नहीं करने जा रहा है। तो ये सारी सिलसिले हैं, इनको ज़रा थोड़ा-सा आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को ज़रूर देखा करें, और अपनी जो बेहतर एनालिसिस है, उसको आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता चले कि पूरी की पूरी दुनिया में एज़ अ होल क्या हो रहा है। ये आप सिर्फ़ अगर आप एक तरफ सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक देखेंगे, तो आपका व्यू, आपका एनालिसिस जो है वो बड़ा ही मायोपिक होगा, बड़ा ही पार्शियल किस्म का होगा, और वो एक जॉन्डिस्ड किस्म का आपका वो सारा सिलसिला होगा, वो कोई अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए। तो एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरी जो होलिस्टिक पिक्चर है, वो आपके सामने हो। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दन बतौए ख़ेश रहो, तू दानी हिसाबे कम व बेशा, जिस तरह किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।